नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग थ्योरी पेपर पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने 3 यूनिट कंप्लीशन पर लगभग आ गए। हम तीसरे यूनिट के कंप्लीशन पर भारतीय चित्रकला के अध्ययन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। भारतीय चित्रकला के अध्ययन में प्रागैतिहासिक काल से लेकर और मध्यकालीन कला, जिसमें लघु चित्र शैलियों की बात हम कर चुके हैं, और अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान की। भारतीय चित्रकला का जो पुनरुत्थान है वो बंगाल शैली के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बंगाल शैली के नाम से भी जानते हैं, बंगाल स्कूल या बंगाल शैली के नाम से। हमने उसके पहले पटना शैली के बारे में बात की थी। वो दौर था जब भारतीय कला का पतन हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और भारतीय कला को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा था और लगभग उसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। रचना न्यूनतम स्तर पर हो रही थी। जो चित्रकार थे वो अपनी रोजी रोटी की तलाश में बाजारू चित्र बना रहे थे। पटना शैली के नाम से वो बेची जा रही थी। उसके बाद जो पूर्व पीठिका थी उसके बारे में पिछले वीडियोस में हमने बात की, उसको अब रिपीट नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि बंगाल शैली में क्या बात हुई थी जिससे इसे भारतीय कला के पुनरुत्थान के रूप में देखा जाता है। तो भारतीय कला के पुनरुत्थान में ईबी हेवल, जिसकी हम बात कर चुके हैं, अर्नेस्ट बिनफील्ड हेवल और अवनींद्रनाथ ठाकुर के संयुक्त प्रयासों से भारतीय कला के मर्म को समझा गया और उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया। अब इसमें क्या क्या घटनाक्रम हुए और क्या क्या इसकी विशेषताएं रही, वो बात आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई कि 1907 में एक सोसाइटी बनाई, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इसकी स्थापना की गई। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारतीय कला के उच्च आदर्शों, उसके महत्व एवं गुणों से लोगों को परिचय कराना। क्या क्या खास बातें थी? भारतीय कला के उच्च आदर्शों, महत्व, गुणों से और उसकी महत्ता से लोगों को परिचित करवाना, ये इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी। और अवनींद्रनाथ और ईबी हेवल के अलावा और कौन कौन से चित्रकार थे जो इसमें जुड़े, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि ईबी हेवल जो थे वो यूरोपियन विद्वान थे, कलकत्ता स्कूल के प्राचार्य बनकर आए थे। वो अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल के ठाकुर परिवार से संबंधित थे। इसके अलावा जो विभिन्न राज्य थे उन राज्यों में दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, ये इंदौर के थे। इंदौर में इन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। एस जी ठाकुर सिंह और शोभा सिंह ये जो थे वो पंजाब से थे। और रविशंकर रावल ये गुजरात के थे, जो इस परंपरा को आगे बढ़ाए थे अन्य राज्यों में। शैलेंद्रनाथ डे और आपके राम गोपाल विजयवर्गीय,
राम गोपाल विजयवर्गीय, ये जयपुर के थे यानी राजस्थान से थे। और बीसी गुई और भवेश सांजल, तो ये वो लोग थे जो इस कला आंदोलन को दूसरे राज्यों में मुखर कर रहे थे। किसको? भारतीय कला के पुनरुत्थान को। अब इस भारतीय कला के पुनरुत्थान को करने में इनका क्या मुख्य उद्देश्य था, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, कि क्या करना था इनको भारतीय कला के पुनरुत्थान में। तो एक तो यूरोपीय शैलियों और रंग पद्धतियों के अनुकरण का परित्याग, यानी यूरोपियन शैली जिसका महत्व बढ़ रहा था, यूरोपियन शैली और रंग पद्धतियां जो थी यूरोपीय, कौन कौन सी थी जिसके बारे में हमने कल बात की थी, वो थी जल रंग और ऑयल कलर्स। इन पद्धतियों का और छाया प्रकाश के प्रयोगों का प्रयोग, छाया प्रकाश का प्रयोग करना, जल रंगों से चित्र बनाना, ऑयल कलर से चित्र बनाना, इनका परित्याग किया इन्होंने। और भारतीय परंपरा, भारतीय परंपरा क्या थी? भारतीय परंपरा थी टेम्परा शैली की। और भारतीय परंपरा संस्कृति, भारतीय परंपरा संस्कृति, धर्म और इतिहास, यानी भारतीय जो ऐतिहासिक दृश्य थे उनका इनका कला में क्या किया, कला में समावेश। तो ये जो बात थी इसको तो इन्होंने नकारा और इस बात को इन्होंने अपनाया। किसका? भारतीय परंपरा, संस्कृति, धर्म, इतिहास का कला में समावेश किया और यूरोपियन शैली और रंग पद्धतियों को इन्होंने परित्याग कर दिया, यानी उनको नकार दिया और एक समन्वित शैली का विकास किया। समन्वित शैली का विकास किया जिसमें भारतीयता की एक गंध थी, जिसमें भारतीयता की एक झलक नजर आती थी। ऐसी शैली का इन्होंने विकास किया। अब इससे क्या हुआ कि पाश्चात्य शैलियों का अंधानुकरण तो छोड़ा, यानी यूरोपियन स्टाइल की जो पेंटिंग्स थी, जो अभी तक उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो उनकी विशेषताएं थी, उनको तो छोड़ा, किंतु जो उनके उपयोगी तत्व थे, जो इनको अच्छा लगा, उनको इन्होंने अपना लिया। जो विषय थे इनके वो थे भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी, और पुराण, इतिहास, और धर्म से संबंधित चित्रण, ये इनके मुख्य विषय थे। भारतीय देवी देवता वगैरह ये बनाना, ऐतिहासिक दृश्य बनाना, ये सब इनके चित्रों के मुख्य विषय थे। और छाया प्रकाश और रंगांकन परंपरा, ये जो थी वो इंडियन स्टाइल में इन्होंने अपनाई। भारतीय परंपरा से अनुप्राणित छोटे आकार के चित्र बनाए। खास बात ये थी कि लघु चित्रशैलियां जो थी वो छोटे आकार से प्रेरित थी, तो छोटे आकार के चित्रों का इन्होंने यहां पर भी वो किया, रचना की छोटे आकार की भी। और प्राय कागज पर ही चित्रांकन कार्य हुआ। मॉडल कृत्रिम छाया के प्रकाश के स्थान पर काल्पनिक सौंदर्य को प्रमुखता दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि जो यूरोपियन स्टाइल थी, यूरोपियन स्टाइल में जो कलाकार था वो किसी भी चित्र को बनाने से पहले सामने एक मॉडल रखता था और मॉडल को देख के उसकी स्टडी करके उसको बनाता था। लेकिन भारतीय परंपरा इसके बिल्कुल विपरीत थी कि वो जो चित्र बनाता था वो कल्पना से बनाता था। कल्पना से बनाने का मतलब है कि जैसे आप लोगों ने पूर्व में पढ़ा है कि चित्रकारों ने अपनी कल्पना से चित्रों का रचना की। जैसे उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण की लीला बनानी, तो राधा कृष्ण की लीला जो बनाई तो राधा कृष्ण को देखा नहीं, कभी सामने मॉडल नहीं बिठाया। और मॉडल नहीं बिठाने के बजाय उन्होंने क्या किया कि अपनी कल्पना से उस रूप का अंकन किया। तो वो जो रूप था वो बड़ा छंदोमयी था, वो बहुत चित्रोपम रूप था।
लेकिन यूरोपियन स्टाइल में जो रूप बन रहे थे वो सामने मॉडल को बिठाकर यथावत हूबहू यथार्थवादी तरीके से बनाने का प्रयास था। जबकि भारतीय जो थी उसमें काल्पनिकता थी और कलात्मकता थी, वहां पर उसका कौशल ही कौशल था। तो ये बात जो थी, तो इन्होंने क्या किया कि भारतीय परंपरा में काल्पनिकता को या अपनी कल्पना से उस रूप का रचना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जिसको यूरोपियन शैली को इन्होंने छोड़ा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि काल्पनिक सौंदर्य को प्रमुखता दी। किसको प्रमुखता दी? काल्पनिक सौंदर्य, यानी सामने बिठाकर चित्र नहीं बनाया बल्कि कल्पना के आधार पर चित्र की रचना की। जैसे सरस्वती का चित्र बनाना है या देवी देवता का चित्र बनाना है तो सामने बैठकर किसी व्यक्ति का चित्र नहीं बनाया, उन्होंने अपनी कल्पना से उस रूप को प्रस्तुत किया या अंकित किया। दूसरा, रंगांकन के लिए वाश पद्धति। एक्चुअली क्या हुआ था कि उस समय पर कुछ जापानी चित्रकारों के संपर्क में बंगाल स्कूल के कुछ कलाकार आए थे, तो जापान में एक वॉश पद्धति थी, उस वॉश पद्धति को इन्होंने अपनाया। वॉश पद्धति बंगाल स्कूल की मुख्य रंगांकन पद्धति बन गई थी कुछ समय के लिए। वॉश पद्धति क्या थी? थोड़ा सा मैं छोटा सा आपको बता देता हूं कि इसमें एक विशेष प्रकार के कागज पर रंग लगाए जाते थे, फिर उसको पानी से धोया जाता था और फिर वापस उसमें रंग लगाया जाता था और फिर वापस उसको पानी से धोया जाता था। ऐसे करने से एक पूरे चित्र में एक रंगों की जो थी वो हारमोनी बन जाती थी। तो ये वॉश पद्धति थी जिसके आधार पर इन्होंने चित्र बनाए बंगाल स्कूल में। ये इसकी बहुत मुख्य विशेषता है बंगाल स्कूल की, वॉश पद्धति का प्रयोग। तो ये वो कलाकार थे और ये जो बातें थी वो मुख्य तौर पर बंगाल स्कूल की विशेषताएं थी। बंगाल स्कूल की विशेषताओं में एक और खास बात थी कि ये जो चित्र बन रहे थे, इन चित्रों में भारतीयता का दर्शन नजर आता था, यानी भारत की झलक नजर आती थी इनमें। कहीं भी ऐसा नहीं लगता था कि ये किसी बाजार के लिए या किसी बेचने के लिए चित्र बनाए गए हों, ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आता था। तो ये जो बातें थी वो भारतीय कला की विशेषताओं को लेकर आगे बढ़ी, इसीलिए इसको कहा जाता है कि भारतीय कला का पुनरुत्थान। और बात जो हमने की वो ये जो बात हमने की थी कि इन्होंने एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय कला के महत्व को स्थापित करना था जो मृत प्राय हो गई थी। उसके बारे में लेख लिखे गए, गोष्ठियां की गई, लोगों को उसके बारे में जागरूक किया गया, भारतीय कला के महत्व को बताया गया, अलग अलग पत्र पत्रिकाएं निकाली गई, विभिन्न जो दूसरी पत्र पत्रिकाएं निकल रही थी उसमें भारतीय कला के महत्व को लेकर लेख लिखे गए। तो ये सारे जो बातें थी वो भारतीय कला के पुनः उत्थान के लिए, यानी उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो इसीलिए ये जो बंगाल से जो आंदोलन शुरू हुआ इसको हम बंगाल स्कूल या बंगाल शैली या भारतीय कला के पुनरुत्थान के बारे में जानते हैं। अब जो एक और थोड़ी बात थी इसके बारे में तो वो हम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी 2-3 बातें और हम इसके बारे में देखेंगे और इस चैप्टर को यहीं हम फिनिश करेंगे। फिर तो और क्या खास बात थी कि इसमें और कौन कौन से चित्रकार जुड़े, उन चित्रकारों के नाम हमें पता होना चाहिए। तो एक तो नंदलाल बसु थे, ये बंगाल के ही थे, नंदलाल बसु। नंदलाल बसु के अलावा क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, अब्दुल रहमान चिक्ताई, अब्दुल रहमान चुगताई, और एक शारदा वकील। ये वो कलाकार थे जो इस आंदोलन से बाद में जुड़े और इनके जो चित्र थे वो टेम्परा शैली में बना रहे थे ये लोग, और सोफिस्टिकेटेड इनकी रंग योजना थी। आकारों को स्पष्ट रूप देना इनका मुख्य बात थी। चित्राकृतियों में गति और प्रकृति के रूपांकन, चित्रों में ऊर्जा और लय के हेतु स्केचिंग पर ये लोग बहुत जोर देते हैं। स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी इनके लिए। और रियलिस्टिक बनाने के बजाय इन्होंने यथार्थवादी चित्रण के बजाय यथार्थवादिता
के स्थान पर काल्पनिकता को महत्व दिया। किसको महत्व दिया? काल्पनिकता को, जो भारतीय कला का मुख्य कैरेक्टर था, भारतीय कला की मुख्य विशेषता थी। और इन सभी विशेषताओं के कारण बंगाल स्कूल जो था वो उसने प्रसिद्धि पाई, बंगाल शैली ने प्रसिद्धि पाई। भारतीय कला को विदेशी बंधनों से मुक्त कराने के लिए, यानी भारतीय कला जो जकड़ महसूस कर रही थी उसको मुक्त कराने का ये जो आंदोलन था ये बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन साबित हुआ। हालांकि ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी इनके जो प्रयास थे वो मानना पड़ेगा कि इन लोगों ने बहुत उस समय, जिस समय ऐसी अवस्था थी भारतीय कला मृतप्राय स्थिति में थी, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं था या उसके महत्व को बहुत हीन और दीन करके दिखाया जा रहा था। यूरोपियन विद्वान जो थे वो इसको कला मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे ये तो इनको आर्ट का कोई नॉलेज ही नहीं है भारतीय लोगों को। तो ऐसे समय पर इन्होंने जो प्रयास किए गए, इनके द्वारा जो प्रयास किए गए वो बहुत महत्वपूर्ण थे। और फिर संचार के माध्यमों से लोग एक दूसरे से जुड़े और फिर बाद में ये जितने भी कलाकार थे, जिसमें हम अवनींद्रनाथ देखें या नंदलाल बसु को देखें या आसित कुमार हालदार को देखें या अब्दुल रहमान चुगता, ये जितने भी कलाकार थे ये फिर अपने अपने स्टाइल इनके डेवलप हो गए और ये फिर अलग अलग स्टाइल में काम करने लग गए। लेकिन उस समय जो संयुक्त प्रयास इनके द्वारा किया गया, अवनींद्रनाथ टैगोर और ईवी हेवल का ये जो प्रयास था, इसने भारतीय कला के महत्व को स्थापित किया, लोगों को एक नई दृष्टि दी उस कला को देखने की, जिसके बारे में लोगों ने कह दिया था, यूरोपियन विद्वानों ने कह दिया था कि कला के नाम पे धब्बा है। तो इनको एक नई दृष्टि देकर इस कला के महत्व को स्थापित किया गया। हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां थी कि इन्होंने भारतीय कला का जो रूप ग्रहण किया वो उसमें जड़ता थी, वो एज इट इज कॉपी करने लग गए थे या उसकी रूपों की अतिशयोक्ति हो गई थी। जैसे मुद्राएं थी, भंगिमाएं थी, तो मुद्राओं और भंगिमाओं को भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया था भारतीय कला में, लेकिन इन्होंने अतिशयात्मक रूप से उसका प्रयोग किया। तो वो कहीं कहीं नाटकीय भी नजर आती हैं मुद्राएं और भंगिमाएं, भावों से ज्यादा वो ज्यादा उनमें अतिशयोक्तिपूर्ण मुद्राएं बन गई हैं। तो कुछ कमियां जरूर इसकी रही, लेकिन फिर भी उस समय पर इनके द्वारा जो प्रयास किया गया वो भारतीय कला के महत्व को स्थापित करने में बहुत हद तक, बहुत लेवल तक वो सफल हुआ। इसीलिए इस कला को भारतीय कला का पुनरुत्थान या बंगाल शैली कहते हैं। अब आप एक बार इसे अच्छे से पढ़िए बुक से, तो फिर और भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो हम उस बात को डिस्कस करेंगे। तो अभी इस चैप्टर में आज इतना ही, और आगे फिर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।